देखिए आपका सेक्शन 9 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था। अब जो शुरू करना है आपका सेक्शन 10 से शुरू करना है। और आपका सेक्शन 10 देखा जाए आपका सेक्शन 10 से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पहला क्वेश्चन तो यही आपका बन जाता है कि प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ये वाक्य सारतः शब्द है। अब सारतः सत्य है, फिर दे देगा असत्य है, फिर देता है कि शब्दशः आपका सत्य है, यानी कि अक्षरशः सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये वाक्य अक्षरशः सत्य है, यानी कि वर्ड बाय वर्ड सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा जो सेक्शन 10 की शर्तों की पूर्ति करता हो। यानी कि कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करेंगे, तो वह केवल करार रह जाएंगे। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो आपका सेक्शन 10 की शर्तों को फुलफिल करेंगे। अतः ऐसी कंडीशन में वह जो एग्रीमेंट होगा वह आपका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः प्रत्येक संविदा प्रथमतः करार होती है, लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता। अब आइए दूसरा एंगल पर आइए। ये ये क्वेश्चन आपका कई बार कंपटीशन में आ चुका है, गलत ना हो। अब ये आया कि कौन से करार संविदाएं हैं। ये कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 10 में। याद रखिए कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये कहाँ दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 10 में दिया गया है। फिर क्वेश्चन बन सकता है नया कि वे शर्तें या कंडीशन कहाँ हैं जिसके फुलफिल करने पर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वह कंडीशन सेक्शन 10 में दी गई है। अतः करार और संविदा को पृथक कौन सी धारा करती है? धारा 10। अतः चूंकि ये धारा अति महत्वपूर्ण है, अतः कॉन्ट्रैक्ट का क्रोड या धुरी या कुंजी भी कही जाती है, या क्रोड भी हम कह सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आजकल आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्रोड या धुरी कौन सी धारा है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 10। अब इसी तर्ज पर 6-7 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पिछली बार भी आपका जे में पूछा गया था। देखिए मैं 7-8 क्वेश्चन एक साथ तैयार करवा रहा हूँ। प्रत्येक सदोष अवरोध सदोष परिरोध नहीं होता, लेकिन प्रत्येक सदोष परिरोध सदोष अवरोध होता है। ये वाक्य भी अक्षरशः क्या है? सत्य। प्रत्येक उपहति घोर उपहति नहीं होती, लेकिन प्रत्येक घोर उपहत प्रथमतः हट या उपहत ही होती है। ये भी अक्षरशः क्या है? सत्य। प्रत्येक आपराधिक मानववध मर्डर या हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। ये वाक्य भी अक्षरशः सत्य है। एविडेंस में प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संस्वीकृति प्रथमतः क्या होती है? स्वीकृति। ये वाक्य भी अक्षरशः क्या है? सत्य। प्रत्येक उद्यापन या चोरी, यानी कि एक्सटॉर्शन या थेफ्ट लूट नहीं होता, लेकिन प्रत्येक लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। ये जरूर याद रखिए, इतना चीज है। एक साथ 10 क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बनने का इस पर चांस रहता है। मैं बता दूं किसी भी एंगल से बने। धारा 10 में क्या क्या कंडीशन है कि करार किन किन कंडीशनों को फुलफिल करेगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। पहले बेयर एक्ट देखा जाए। पहला है सब करार संविदाएं हैं यदि वे। तो सभी करार संविदाएं हैं, लेकिन कौन से करार? यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की,
यानी कि करार के जो पार्टी होनी चाहिए वह कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। इसके लिए धारा 11 और 12 हम पढ़ाएंगे। फिर पक्षकारों की सम्मत फ्री या स्वतंत्र हो, इसके लिए आपका 13 से लेकर धारा 22 तक चलेगी। विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए करार किया गया हो, इसके लिए सेक्शन 23 काम करेगा। और एतत् द्वारा अभिव्यक्तितः माने एक्सप्रेस रूप से शून्य घोषित न किए गए हों, यानी कि जिन करारों को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही शून्य घोषित कर दिया है वे एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट का मुख नहीं देख पाएंगे। तो 24 से लेकर 30 तक में करारों को शून्य घोषित किया गया है। फिर 36 में भी किया गया है, 20 में भी किया गया है और 56 के पैरा फर्स्ट में भी। ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे कि नहीं? नहीं। अब इन्हीं शर्तों में से एक एक शर्तों को उठाना है और धारा 30 तक आपका चल जाएगा। यानी कि जो धारा 10 को मथिए और धारा 10 में से ही एक एक आवश्यक तत्व निकालिए। और कितनी धाराओं को पढ़ लेना है? 30 तक। जैसे ही आपने 30 तक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, आधा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, जो समय लगता है। इधर ही कंपटीशन के लिए अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, इधर समय भी लगता है। उसके बाद तो 4-4 5-5 लाइन की ज़्यादा धाराएं हैं। फिर 2-3 धाराएं ही ऐसी है जो थोड़ा समय लेती है। तो आइए सेक्शन 10 की पहली शर्त उठाया जाए कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उस करार के पक्षकार क्या हो? कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। अब तुरंत धारा 11 आ जाना है। सेक्शन 11 ये देखना है कि आखिर संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षमता का निर्धारण किस सेक्शन के तहत किया जाता है? 11 मार्क कराइए। संविदा के लिए कौन सक्षम है? तो देखिए आपका बेयरेट की भाषा और उसी पर तमाम केस आएंगे। देखिए, हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है प्राप्त वय हो। यानी कि पहला आया कि प्राप्त वय। प्राप्त वय यानी कि मेजर, मेजर यानी कि वयस्क, वयस्क यानी कि बुलुग हो। लेकिन किस कानून के अनुसार बुलुग हो? जिस कानून के वह अध्याधीन है, जिस कानून से वह शासित होता है। यानी कि अभी हम इसको बताएंगे। दूसरा देखिए आपका, और स्वचित हो यानी कि साउंड माइंड हो यानी कि स्वस्थ चित्त हो। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना है और आपका अच्छे से इसको तैयार रखना है। देखिए कितना अंदर जाकर बना है कि संविदा के लिए वह व्यक्ति सक्षम होगा जो स्वचित हो। ये किस धारा में है? 11 में। स्वचितता क्या है? कब किसी व्यक्ति को साउंड माइंड या स्वचित माना जाएगा? इसका निर्धारण किस सेक्शन के तहत किया जाता है? 12 के तहत। तो पूछ ले कि संविदा के लिए स्वचितता क्या है या कब किसी व्यक्ति को स्वचित माना जाएगा, इसका निर्धारण किस सेक्शन के तहत किया जाता है? तो 11 नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। कौन सा सेक्शन मारेंगे? आपका 12। तो संविदा के पक्षकार को सब क्लास बंद करना पड़ेगा। देखिए आपका फिर एक बार देखिए आपका संविदा के लिए आपका यानी कि स्वचित होना चाहिए पक्षकार को।
अगर ये क्वेश्चन गलत ना हो, कई लोग गलत करके आ जाते हैं, तो सेक्शन 11 मारेंगे। कब स्वचित माना जाएगा व्यक्ति को, कब अस्वचित माना जाएगा, या स्वचितता क्या है, तो इसका निर्धारण किस सेक्शन के तहत होगा, 12 के तहत। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, तब एक एक कर। हाँ, तीसरा पॉइंट है, और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है संविदा करने से निरहित न हो, डिस्क्वालीफाई न हो, अयोग्य न हो, यानी कि जिस कानून से ऐसा व्यक्ति गवर्न होता है, उस कानून से वह क्या न हो, अयोग्य न हो, तब ऐसा व्यक्ति संविदा करने में क्या होगा, सक्षम। अब पहला पॉइंट हम उठाते हैं, पहले नीचे वाले को बता देते हैं, उसके बाद से आपका क्योंकि माइनर पर लंबा चलता है, और एक क्वेश्चन आपका जो अवयस्क है उस पर पूछा जाता है, लेकिन पहले जो दो पॉइंट है इसको निपटाया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी वर्तमान समय में लागू कानून के तहत संविदा करने से अयोग्य या निरहित या डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है, तो धारा 11 कहती है कि वह संविदा करने के योग्य नहीं होगा, लायक नहीं होगा, यानी कि लायक नहीं होगा या योग्य नहीं माना जाएगा। इसका उत्तम उदाहरण इंसॉल्वेंट व्यक्ति यानी कि दिवालिया व्यक्ति आता है। अगर सक्षम न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया है, तो वह व्यक्ति अब संविदा करने के लिए कानूनन क्या है, योग्य है कि अयोग्य हो गया, अयोग्य हो गया। हाँ, अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है, तो अमेरिका के कानून के तहत उसकी अयोग्यता देखी जाएगी, न कि भारतीय कानून के तहत, क्योंकि बेयर एक्ट स्पष्ट लिखता है कि उस विधि के अधीन आपका निरहित या डिस्क्वालीफाई हो, जिससे वह क्या होता है, गवर। पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान के कानून के अनुसार, इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड के कानून के अनुसार, और भारत का है तो किस कानून के अनुसार, भारत। अगर किसी व्यक्ति को इंग्लैंड के न्यायालयों ने दिवालिया घोषित कर दिया है, तो वह व्यक्ति आपका संविदा अधिनियम की धारा 11 के तहत संविदा करने में अब क्या माना जाएगा, अक्षम, अक्षम माना जाएगा, जिस विधि से वह गवर्न होता है, याद रखिए। दूसरा देखा जाए आपका साउंड माइंड, संविदा के पक्षकार को साउंड माइंड या स्वचित होना चाहिए। अब स्वचित कब कहा जाएगा, कब नहीं कहा जाएगा, स्वचितता है क्या, इसका निर्धारण सेक्शन आपका 12 से होगा, यानी कि इस अधिनियम की धारा 12 स्वचित्ता के बारे में विस्तृत प्रावधान करती है। वहीं एक पागल खाने का रोगी पूछा जाता है कि एक पागल खाने का रोगी है, 15 दिन सही रहता है और 15 दिन पागल रहता है, तो कब वह करार करेगा, तो वह करार शून्य होगा, और कब वह करार करेगा तो वह विहित प्रवर्तनीय होगा। तो जब वह सही है उस समय करार करता है तो विहित प्रवर्तनीय होगा, यानी कि उसे संविदा माना जाए। और जिस समय वह पागल है, अगर उस समय करार करता है तो वह करार ही वार्ड एब इनिशियो होगा, यानी कि जिस क्षण वह करार किया है उसी क्षण वह करार क्या हो जाएगा, सुन। जरूर याद रखिए। तो जो आपका ये कह सकते हैं कि अंतरालों में पूछा जाता है, कि अंतरालों में अगर स्वचित और अस्वचित हैं, साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड है, तो क्या होगा। खूब ये क्वेश्चन बना है, गलत न हो। तो जिस समय पागल हैं उस समय करार क्या कराइएगा, शून्य, और जिस समय सही रहेगा उस समय करार करता है तो वैध मानिएगा।
कौन सी धारा ये बताएगी? 12। स्वचित्तता क्या है, कब स्वचित माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, खूब क्वेश्चन बना है। इसका निर्धारण किस सेक्शन के तहत किया जाएगा? 12 के तहत। तो तुरंत धारा 12 पहले समाप्त करिए, तब माइनर पर आया जाएगा। देखिए धारा 12 क्या कहती हैं। संविदा करने के उद्देश्य के लिए स्वचित्तता क्या है या स्वचित क्या है? स्पष्ट रूप से ये हम नहीं आपका जो सेक्शन 12 है वह आपका हेडिंग ही है। देखिए आपका कोई व्यक्ति संविदा के प्रयोजन के लिए आपका कह सकते हैं कि संविदा के उद्देश्य के लिए स्वचित कहा जाता है उस समय जब वह संविदा करता है, उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय लेने में क्या है? सक्षम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति तब साउंड माइंड कहा जाएगा जब वह संविदा के पहले की संविदा के बाद की संविदा करते समय, पॉइंट पकड़िए, कब के लिए बोला जा रहा है? संविदा करने के पहले कि संविदा करने के बाद की संविदा के समय, संविदा के समय। तुरंत आइए समय पर आपका 84 में पूछा जाता है कि चित्त विकृत व्यक्ति है तो कब बचाव का हकदार होगा? आईपीसी की धारा 84 में अपराध करने के पहले चित्त विकृत हो, अपराध करने के बाद हो, अपराध करते समय हो। तो बताइए कब हो? अपराध करते समय। तो यहाँ भी चित्त विकृत कब होना चाहिए? करार करते समय। तो अगर कोई व्यक्ति करार करते समय आपका संविदा करता है और उस संविदा आपका उस संविदा को समझने में असमर्थ है और उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझने में असमर्थ है, यानी कि संविदा में क्या लिखा है ये भी नहीं समझ पा रहा है उस समय, और हमारे ऊपर इस संविदा का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी नहीं समझ पा रहा है। ये दोनों बातें समझने में संविदा करते समय क्या है? असमर्थ है। तो ये माना जाएगा कि वह अस्वचित है, यानी कि अनसाउंड माइंड है, और ऐसी कंडीशन में वह संविदा क्या होगी? शून्य होगी। अगला देखिए, जो व्यक्ति प्रायः विकृत रहता है किंतु कभी कभी स्वचित हो जाता है, तो अभी तो हमने बताया कि हमेशा पागल रहता है, कभी कभी सही हो जाता है, तो कब संविदा करने में सक्षम माना जाएगा? जब वह सही हो कि पागल हो? सही हो। कब अक्षम माना जाएगा? अब सीधे इसका उल्टा आइए, फिर एक बार दोनों शब्द हल्का सा ही घुमावदार हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर पागल ही रहता है, कभी कभी सही हो जाता है बीच बीच में, तो बताइए कब वह संविदा के अयोग्य होगा? जब पागल था। और कब योग्य होगा? जब सही। इसके उल्टा आ जाइए, एक आदमी ज्यादातर स्वस्थ रहता है, बीच बीच में कभी कभी क्या हो जाता है? पागल। तो कब वह संविदा के योग्य होगा? जब स्वचित है। और कब अयोग्य हो जाएगा? जब वह क्या है? चित्त विकृत हो जाता है। तो अंतराल को भी ध्यान में रखिएगा, फिर हम बता देते हैं। इस प्रकार धारा 12 भी निकल गई। अब एक जो क्वेश्चन आपका बना है, पहला आप आ जाइए। 2 पॉइंट निकल गए, धारा 10 में इस समय लगता है, धारा 11 चल रही है भाई। कहा यह जा रहा है कि जिस विधि से वह व्यक्ति शासित होता है उस विधि के अनुसार वह मेजर हो, प्राप्त वय हो, यानी कि वयस्क होना चाहिए। यानी कि अगर पाकिस्तान का व्यक्ति भारत के व्यक्ति से करार कर रहा है तो उस व्यक्ति की वयस्कता पाकिस्तान के कानून के अनुसार देखी जाएगी। अगर इंग्लैंड का व्यक्ति कर रहा है तो इंग्लैंड के कानून के अनुसार, और भारतीय ही दो कर रहे हैं आपस में आपका संविदा, तो दोनों लोगों की वयस्कता
किसके कानून के अनुसार? इंग्लैंड की भारत? भारत। तो भारत में पहले कानून जानिए वयस्कता पर। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में इस विषय पर, मेजॉरिटी पर, या कब व्यक्ति बुलुग माना जाएगा, प्राप्त वय माना जाएगा, दो कानून आपके हैं। पहला कानून भारतीय वयस्कता अधिनियम, इंडियन आपका मेजॉरिटी एक्ट 1875, जो अंग्रेज बनाकर चले गए। उसमें प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वह क्या माना जाएगा? प्राप्त वय। एक दूसरा कानून है द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, यानी कि प्रतिपाल्य एवं संरक्षकता अधिनियम 1890। अगर किसी बालक के लिए न्यायालय ने गार्जियन नियुक्त किया है तो 2013 के पहले वह वयस्क तब माना जाता था जब 21 वर्ष का हो जाता था, लेकिन 2013 में संशोधन करके अब वयस्कता की आयु उसमें भी घटा दी गई है और दोनों एज क्या कर दी गई हैं? सेम। यानी कि कुल मिलाकर चाहे मेजॉरिटी एक्ट के तहत देखा जाए वर्तमान में या गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत, दोनों में कोई व्यक्ति वयस्क तभी माना जाएगा वर्तमान नियम जब वह कितने की आयु पूर्ण कर चुका हो? 18। तो 18 या उसके ऊपर है तो भारत में प्राप्त वय हो गया, और 18 से नीचे हैं तो क्या होगा? माइनर, अप्राप्त वय कहलाएगा, या जो बुलुग नहीं है, या अप्राप्त वय। टीपीए में देगा अप्राप्त वय। अप्राप्त वय का मतलब ये हुआ कि जो 18 वर्ष से क्या हो? नीचे। जैसे कि आपका सुबह चल रहा है, पास्को एक्ट चल रहा है, तो बालक किसे माना जाएगा? जो 18 वर्ष से क्या हो? कम। भाई यही तो है ना। उसको हम यहाँ आकर जोड़िए तो उसी को अप्राप्त वय कहेंगे या माइनर कहेंगे, या अप्राप्त वय भी कहा जाता है। जो अगला देखिए, अब समस्या देखिए क्या आती है आपके सामने। समस्या ये आती है कि अगर कोई 18 वर्ष से कम का बालक या बालिका, यानी कि 18 वर्ष से कम का बालक या बालिका एग्रीमेंट कर ही लेता है तो उस एग्रीमेंट का क्या प्रभाव होगा? तो किसी संविदा अधिनियम इस बारे में मौनी बाबा बना है यानी कि मौन है कि अगर 18 वर्ष से कम का बालक या बालिका संविदा करार कर लेती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? इस बारे में संविदा अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर एक बार दिमाग लगाइए, जिस विषय में कोई प्रावधान नहीं होता तो हम कहाँ अब देखते हैं? न्यायालयों का सहारा लेते हैं। और सुबह ही बताया गया कि न्यायालय विधि की घोषणा भी करते हैं और विधि का निर्माण भी। आपका विधि की घोषणा भी करते हैं और विधि का निर्माण। अब देखिए, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के वाद के पहले भारत के कुछ उच्च आपका अवयस्क द्वारा किए गए करार को शून्य मानते थे और कुछ हाई कोर्ट शून्य करणीय मानते थे। हाई कोर्टों में इस विषय को लेकर क्या था? विवाद था। लेकिन एक केस आया, वही केस महत्वपूर्ण है, उसके अंदर तक पूछा जाता है। आपका गलत न हो फिर हम बता दें, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस पूछा जाता है। इसमें जो हरियाणा ने पूछा कि इसमें वादी कौन था, सबसे पहले मुकदमा कौन किया था? धर्मोदास घोष किया था। और आपका मोहरी बीबी आपका ये विधिक प्रतिनिधि थी, क्योंकि इसके पति प्रतिवादी थे। जब मर गए तो ये विधिक प्रतिनिधि के रूप में क्या हो? आई।
तो अब आपका पहले सामान्य बातें देख लिया जाए, तब इसमें क्या कहा गया वही बात पूछी जाती है। आपका एक उदाहरण बना लिया जाए। हाँ, जस्टिस का नाम पूछा जाता है, जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। तो आपका देखिए, आपका इधर मोहरी बीबी बना दिया जाए, इधर आपका धर्मो धर्मो दास घोष बना लिया जाए, मोहरी बीबी के पति बनाया जाए पहले, जो मोहरी बीबी के पति ब्रह्मदत्त थे, यानी कि ब्रह्मदत्त। भाई खूब अंदर से पूछा, ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त का एजेंट था, अभिकर्ता था केदारनाथ। अब देखिए फिर एक बार, ब्रह्मदत्त का एजेंट कौन था? तो 182 धारा पढ़ लीजिएगा। ब्रह्मदत्त मर गए बीच में, तो उसकी जगह पर कौन आ गई? मोहरी बीबी। फिर कितने में सौदा तय हुआ था? तो 20,000 में हुआ था, 20,000 में, और 8,000 दे दिया गया था, और 12,000 क्या था? बाकी था। वार्षिक ब्याज की दर पूछी जाती है। हाँ, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है कि मोहरी बीवी में ब्याज की दर कितनी थी? 12%। आपका मार्गेज किया था, यानी कि जो धर्मोदास घोष था वह अपना जो जमीन था वह बंधक रखा था, मार्गेज किया था। अब देखिए क्या होता है इसमें, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ाते हैं 2-4 मिनट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पिछली बार बीएचयू एलएलए में भी आया था कि अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य होगा, शून्यकरणीय होगा, प्रारंभतः शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं, जे में भी आने का पूरा चांस है। एक बार इतिहास देखिए, नाम भी याद रखिएगा, फिर हम एक एक इसमें टेक्निकल क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अभ्यस्त द्वारा किया गया करार ज़्यादातर इसी केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित होगा। इसी के साथ संविधान का अनुच्छेद जोड़ लीजिएगा। मैं बता चुका हूँ केस आपका जूरिस्प्रूडेंस में श्रीनिवास, श्रीनिवास बनाम नारायण का। इसके बाद आपका तो अनुच्छेद 225 और फिर 395 प्रीवी काउंसिल के निर्णय। हाँ, जज का नाम याद रखिएगा, जस्टिस इसमें लॉर्ड नॉर्थ थे। अब देखिए एक एक पॉइंटों को उठाया जाए। निश्चित तौर पे मैं बता दूं, क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करिए। देखिए, धर्मोदास घोष की जो एज थी वह 18 वर्ष से कम थी, माने बालक था। फिर जो ब्रह्मदत्त का एजेंट केदारनाथ था, वह ब्रह्मदत्त की ओर से अवयस से करार करता है और 20,000 में होता है। ये होता है कि धर्मोदास घोष अपनी जमीन मार्गेज करेगा, और इसके मार्गेज करेगा, बंधक रखेगा, और 20,000 रुपया इसे दिया जाएगा 12% वार्षिक ब्याज की दर से। 8,000 दे दिया गया। इस अब आइए, तो अब समस्या ये है कि जो केदारनाथ ने संविदा की है, जो एजेंट ने संविदा की है, तो क्या वह अपने लिए करता है कि मालिक के लिए? तो एजेंट का कार्य किसका कार्य माना जाता है? मालिक का। और एजेंट और मालिक के बीच के रिलेशन को कॉन्ट्रैक्ट की धारा 182 के तहत हम क्या कहते हैं? एजेंसी। रटे रहिए। तो केदारनाथ ने संविदा की, तो उस संविदा से कौन बाध्य हो जाएंगे? मालिक। तो मालिक कौन थे? याद रखिए, ब्रह्मदत्त। जब बीच में आपका पता लग गया केदारनाथ को कि ये तो माइनर है और पैसा क्या होगा? डूब जाएगा। तब अब केदारनाथ मांगने लगा पैसा अपना कि हम बंधक नहीं रखेंगे, पैसा वापस करो 8,000। तो धर्मोदास निकला चालू और चला गया कोर्ट में। तो सबसे पहले न्यायालय का दरवाजा कौन खटखटाया? तो वादी कौन था? धर्मोदास घोष।
चलता रहा मामला, चलता रहा। भारत के न्यायालयों से आपका ब्रह्मदत्त हार गए। इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई, तो ब्रह्मदत्त के स्थान पर उनकी पत्नी का विधिक प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड में नाम आ गया, और मोहरी बीबी। तो मोहरी बीबी ब्रह्मदत्त की क्या थी? पत्नी। मोहरी बीबी अपील की इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में। अभी 2 दिन पहले ही सुबह वाले पीरियड में एक लेक्चर तो प्रीवी काउंसिल इत्यादि पर ही चला था। और प्रीवी काउंसिल क्या थी? उपनिवेशों से अपील सुनती थी। वह सम्राट की सलाहकारी परिषद थी। इसे यह नियमित न्यायालय नहीं थी, क्योंकि सम्राट को, इंग्लैंड के सम्राट को, उपनिवेशों से आने वाले मामलों में केवल एडवाइजरी देती थी। अतः इसके बहुमत के निर्णय प्रकाशित होते थे और अल्पमत के निर्णय प्रकाशित। इंटरव्यू में पूछा गया है कि कौन सा कोर्ट था जिसके बहुमत के निर्णय प्रकाशित होते थे, अल्पमत के नहीं? तो आपका जवाब रहेगा प्रीवी काउंसिल। ये इंटरव्यू में आ चुका है जेके। अब 395 अनुच्छेद गौर करिए। बिहार में पूछा गया था पिछली बार कि प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को वर्तमान में भारत में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है? तो वह अनुच्छेद 395 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर आपका प्रीवी काउंसिल के निर्णय को कौन उलट सकता है? तो हाई कोर्ट को पावर नहीं है, केवल उलट सकता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को पावर नहीं है। हाई कोर्ट पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? 225। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस आया, केस याद रखिएगा, श्री निवास बनाम नारायण, सुबह बताया गया था 2 दिन पहले अभी, कि उच्चतम न्यायालय प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य नहीं है। वह क्या कर सकता है? उस निर्णय को उलट सकता है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट मोहरी बीबी में दिए गए निर्णय को नहीं उलटता, तब तक आपका कह सकते हैं कि ये नियम भारत में क्या रहेगा? लागू। या तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट दे, या हमारी संसद कानून बनाकर और मोहरी बीवी में दिए गए निर्णय के विपरीत कानून बना दे। तब ये निर्णय भारत में प्रवृत्त नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक आज तक ऐसा हुआ नहीं। अतः वर्तमान में यह निर्णय क्या है? भारत में लागू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पलटा नहीं और इसके विपरीत कोई संसद ने कानून नहीं बनाया। ये जरूर याद रखिए। अब आइए, अब तर्क वितर्क चलना है। आपका धर्मोदास घोष कह रहा था कि मैं करार करते समय माइनर था, अतः ये करार शून्य है। नहीं, मोहरी बीबी का तर्क देखिए, क्या क्या उनका वकील कह रहा था प्रीवी काउंसिल में। मोहरी बीबी का वकील देखिए, आपका उस समय मैं बता दूं, यानी कि जब ये केस है, उस समय पैसा इतना महंगा था। 8,000 मैंने इस समय 8 करोड़ हो जाता। तो आप सोच जान सकते हैं कि उस समय 8,000 तो कई 8 करोड़ों में आज हो जाता। इसीलिए लड़ाई कहाँ चली गई? प्रीवी काउंसिल। 1-2 रुपया के लिए कौन जाता है? फिर एक बार देखिए आपका, मोहरी बीबी के वकील ने तर्कों का तीर चलाया। पहली बात ये कहा कि हजूर अवयस्क ने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है, अतः इसे मुकरने से रोका जाए, इसके मुंह को बंद किया जाए, इस पर स्टापेल लगा दिया जाए। तो फिर पहला उत्तर प्रीवी काउंसिल ने दिया कि अवयस्क के विरुद्ध विबंध या स्टापेल लागू नहीं होता। दूसरा ये कहा मोहरी बीबी ने के वकील ने कि हजूर ये संविदा शून्यकरणीय मानी जाए, और धारा 64 कॉन्ट्रैक्ट कि जब कोई शून्यकरणीय संविदा शून्य हो जाए तो जो धन लिया है उसको वापस कराया जाए। अतः 8,000 रुपया हमारा क्या कराया जाए? वापस। जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्यकरणीय होता ही नहीं है, अतः कॉन्ट्रैक्ट की धारा 64 भी विफल। फिर मोहरी बीबी के वकील ने तर्क उठाया
कि हजूर शून्य मान लिया जाए करार को, और सेक्शन 65 के तहत पैसा क्या दिलवाया जाए वापस। तो जस्टिस लॉर्ड ने कहा कि शून्य भी नहीं। तो आखिर शून्य करने भी नहीं, शून्य भी नहीं। तो जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने कहा वाइड एबिनिसियो। वाइड एबिनिसियो का मतलब ये हुआ कि अवयस्क द्वारा किया गया करार प्रारंभतः शून्य, आरंभतः शून्य। जिस क्षण अवयस्क ने करार किया उसी क्षण वह क्या हो गया, शून्य। अतः कोई पैसा वापस नहीं होगा और नहीं दिलवाया गया पैसा वापस। तो इस केस को भारत के न्यायालयों ने कुछ संशोधन करके लागू किया है। अब अवयस्क के करार की प्रकृति एक एक देखना है। अब एक एक करके चलिए, उसी में पूछा जाता है। पहला हम स्टापेल देखते हैं। स्टापेल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अवयस्क अपनी एज के बारे में झूठ बोला है, बाद में पलट रहा है, तो क्या पलटने से उसे रोक दिया जाएगा कि नहीं रोका जा सकता? नहीं रोका जा सकता, क्योंकि स्टापेल या विबंध का सिद्धांत आपका किसके प्रति लागू नहीं होता, माइनर। किस केस में कहा गया कि रोका नहीं जा सकता? तो पहला केस तो अभी बताया गया, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास। किस जज ने कहा, लॉर्ड नॉर्थ। अब अगला देखिए आपका पट्टा। अब क्या अवयस्क पट्टा करता या पट्टा ग्रहिता बन सकता है, यानी कि लेजर या लेजी बन सकता है कि नहीं? तो टीपीए के अध्याय आपका 5, इस अध्याय में 6 में न 5 में, हाँ, टीपीए के अध्याय 5 में धारा 105 से लेकर 117 तक में पट्टा का प्रावधान है। पट्टा में देखिए होता क्या है। पट्टा में जो विलेख निष्पादित होता है वह काउंटर पार्ट में होता है। काउंटर पार्ट यानी कि प्रतिलेख में। तुरंत पुराने लोग एविडेंस में जाएं। अगर कोई दस्तावेज काउंटर पार्ट में या प्रतिलेख में निष्पादित किया जाता है तो वह किन पक्षकारों के विरुद्ध प्राथमिक होगा, किनके विरुद्ध द्वितीयक? तो जिस पक्षकार ने दस्तावेज के जितने भाग का क्या किया है, निष्पादन, उसके विरुद्ध प्राथमिक, और जितने भाग का निष्पादन नहीं किया उतना भाग उसके विरुद्ध क्या, द्वितीय। खूब पूछा जाता है, गलत न हो एविडेंस में आगे पढ़ा। लेकिन अब आइए, चूंकि पट्टा में पट्टा करता भी दस्तावेज निष्पादित करता है, पट्टा ग्रहिता भी करता है, दोनों तरफ से पारस्परिकता होती है। और चूंकि आपका माइनर एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, तो न तो ये पट्टा करता हो सकता है न पट्टेदार। कोई नहीं हो सकता। मैंने अपनी जमीन का लीज पर दे सकता है कि नहीं? नहीं। और किसी की जमीन ले लीज पर ले सकता है कि नहीं? नहीं। लेकिन एक याद रखिए, अगर आपका विक्रय में पूछा जाए तो भाई आपका फिर याद रखिए, माइनर अपनी जमीन का विक्रय तो नहीं कर सकता लेकिन खरीद सकता है। उसकी ओर से खरीदेगा तो उसका एक गार्जियन नियुक्त कर दिया जाता है माइनर का। तो यानी कि प्रतिगृहिता विक्रय करता तो नहीं बन सकता, लेकिन खरीदने वाला क्या हो सकता है, बन सकता है। ये भी याद रखिए। आपका आगे बताएंगे हम। अगला चलिए, पट्टा के बाद टाट हो गया। अपकृत थोड़ा मैंने अच्छे से जानना है। आपका बिहार में भी पूछा गया है कि क्या जो अवयस्कता है या अप्राप्त वयता है, अपकृत में कोई बचाव है कि नहीं? तो मैं फिर एक बार याद रखिए, अपकृत में कोई बचाव नहीं है। अगर 6 साल का बालक भी कोई टाट करता है तो उससे मुआवजा वसूला जा सकता है। संविदा में बचाव दिया गया है, अपकृत में उसको कोई बचाव नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है कि लोग
अब सीधे आपका कान न पकड़ के टेढ़े पकड़िए। तो अगर बच्चे ने संविदा किया और लोग ये चाह रहे हैं कि हम इसको कहाँ कन्वर्ट करा दें, टाट में, और बच्चे से क्या वसूल लें, मुआवजा, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। यानी कि संविदा भंग को आप अपकृत्य का रूप नहीं दे सकते। केस आया जॉनसन बनाम पाई, जॉनसन बनाम पाई के बाद में यही कहा गया कि संविदा भंग अगर माइनर ने किया है तो उसको अपकृत्य में कन्वर्ट करके आप उससे पैसा वसूल नहीं सकते। लेकिन अगर बच्चे का कार्य संविदा से अलग है तब तो भाई बच्चा उत्तरदायी होगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, घोड़ा वाला उदाहरण याद रखिए, बर्नार्ड बनाम हेगिंस का केस है। बर्नार्ड बनाम हेगिंस का केस है। एक 15 साल का लड़का था, वह घोड़ा लिया। घोड़ा आपका कह सकते हैं कि टहलाने के लिए लिया, और जाकर घोड़ा दौड़ाकर खाई में कूदा दिया और घोड़े का पैर टूट गया। अब आप लोग बताइए, जो घोड़े को कूदा दिया वह संविदा भंग किया कि संविदा से बाहर कार्य किया? तो अब यही पॉइंट पकड़ना है। तो अगर संविदा के अनुसरण में रहता, टहलाते समय घोड़ा को चोट लग जाती तो दाई, लेकिन घोड़ा तो क्या किया, कूदा दिया, जो संविदा के एरिया से क्या था। तो अगर अवयस्क का कार्य संविदा के क्षेत्र से कहाँ जा रहा है, बाहर, तो अवयस्क उस कार्य के लिए क्या होगा, जिम्मेदार। और उससे क्या वसूला जा सकता है, मुकदमा। किस केस में कहा गया, जॉनसन बनाम पाई। भागीदार आ जाइए, क्या अवयस्क पार्टनर बन सकता है? तो भाई भागीदारी अधिनियम तो सुबह पढ़ाया गया था। बताइए, भागीदारी करार से उत्पन्न होती है कि हैसियत से? ये स्पष्ट धारा 5 में लिखा गया है। तो माइनर तो करार कर ही नहीं सकता, तो क्या माइनर भागीदार हो सकता है? लेकिन भागीदारी अधिनियम की धारा 30 आपको कवर करना है कि अन्य भागीदारों की सर्वसम्मति राय से वह लाभ में क्या पा सकता है, हिस्सा। भाई पढ़ाया गया था ये। धारा 4 भागीदारी की आपकी परिभाषा, भागीदारी है क्या। और आपका धारा 5 भागीदारी अधिनियम की कि जो भागीदारी है वह एग्रीमेंट से उत्पन्न होती है, हैसियत से नहीं। और फिर धारा 30 भागीदार आपका माइनर भागीदार नहीं हो सकता, लेकिन भागीदारों की सर्वसम्मति राय से पार्टनरशिप के लाभ में हिस्सा पा सकता है। तो आज अंत किया जाए आपका, कल आगे बढ़ाया जाएगा भाई इसको। कल आपका आगे हम बढ़ाएंगे माइनर पर। अभी 4-5 पॉइंट हैं, एक क्वेश्चन आपका बनता है, फिर छोटी छोटी धाराएं आएंगी, फिर आपका 15 से थोड़ा समय लगेगा। तो कल क्लास चलेगा भाई, अगला क्लास आपका।